है ना? आज का सेशन थोड़ा सवाल जवाब करते हैं, उसके एक बार क्विक वॉक थ्रू, एक बार क्वेश्चन एंड आंसर हो जाए तो अभी तक जितना हुआ है उस पे थोड़ा क्विक वॉक थ्रू करेंगे। अच्छा, अच्छा कहाँ पे गया वो? मैंने जो लिखा था। यहाँ तक पहुँच गए थे शायद, है ना? यस, ये भी है, ये था समरी अपना। ठीक है, अभी एक-एक चीज़ मैं पूछूँगा और अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली भी जवाब दे सकते हो और येस और नो वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब ग्रुप में भी दिया तो भी चलेगा। लेकिन पहला सवाल जो है वो रहेगा इंडिविजुअल। तो यू हैव टू रेज़ योर हैंड्स ऑनलाइन में या ऑफलाइन में दोनों जगह पे। आपको अपना हैंड रेज़ करना है उसके बाद आपको जवाब देना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईटीएल? ईटीएल का मकसद क्या है? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? यस, डेटा को डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। यस, ऑनलाइन में भी एक हैंड रेज़ हुआ है। ठीक है, अब्रोज़, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, बोलिए अब्रोज़। Sir, to get the data from the desired sources, clean it, and make it as usable for the purpose of business, and then load it to the system. ओके, ओके, ठीक है, ये भी बढ़िया है। और कोई जवाब? इस ऑनलाइन में एक और है। यस, शिवानी? For analyze the data. ओके, ओके। मतलब ईटीएल के बाद एनालिसिस होगा, Mm. है ना? Yes. ठीक, बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, आई गेस यहाँ तक काफ़ी है। व्हाट डू यू एग्ज़ैक्टली मीन बाय ईटीएल? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अलग-अलग सोर्सेज़ से, ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, पर क्यों? उसके पीछे कारण है। अब ट्रांसफ़ॉर्म में क्या-क्या आ जाता है? डेटा क्लीनिंग आता है। डेटा को कन्वर्ट करना इनटू अ फॉर्मेट व्हिच इज़ कन्वीनिएंट फॉर प्रोसेसिंग और रीडिंग। तो ये होता है ट्रांसफ़ॉर्म और लोड मतलब ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे हम जाके एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो दिस इज़ द मेजर पर्पज़ ऑफ ईटीएल। अच्छा, आगे अगर मैं कोई डेटाबेस सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेटाबेस सर्वर जो ट्रेडिशनल में आता है, तो लेट्स इमेजिन मैं उस डेटाबेस सर्वर में 20 टेराबाइट डेटा लिखना चाहता हूँ। लेकिन डेटाबेस सर्वर का हार्डवेयर कैपेसिटी जो है वो 30 टेराबाइट तक ही एक्सीड कर सकता है। तो 20 टेराबाइट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? अब ये ग्रुप में आंसर चलेगा। 20 टेराबाइट लिखा जा सकता है। Yes. Yes, 30 yes. 30 टेराबाइट पे चलते हैं तो लिखा जा सकता है? यस। Yes. 35? No. No. नो, 35 नहीं लिखा जाएगा, बढ़िया। अगर 35 नहीं लिखा जा रहा तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? To increase the capacity. इंक्रीज द कैपेसिटी। ठीक है, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया। कैपेसिटी बढ़ाने के बाद कब तक बढ़ाएँगे? इसका कोई लिमिट होगा? उस लिमिट के आगे हम नहीं बढ़ा पाएँगे और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल? Vertical scaling. नो, दैट इज़ नॉट वर्टिकल स्केलिंग। नो, नो। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब है? किसी एंटिटी का कैपेसिटी बढ़ाना, सिंगल एंटिटी का कैपेसिटी बढ़ाना, दैट इज़ वर्टिकल स्केलिंग। बट जब कैपेसिटी लिमिट टच कर जाए और उसके आगे आप कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाओ तो कहते हैं उसे वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। उतना सा ही बचा था बस, पहुंच गए थे। यहाँ पे किसी ने वर्टिकल बोला, ऑनलाइन में बोला वर्टिकल स्केलिंग, एक शब्द रह गया था। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंसेस जानो आप। ओके, अनदर थिंग, अभी ये इंडिविजुअल सवाल है, ठीक है। हैंड रेस करना है आपको, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कहना है कि नहीं कहना है, ठीक है। व्हाट इज बिग डेटा? एक्यूरेट डेफिनेशन चाहिए।
ऐसे नहीं कि गलती हुआ तो फांसी पे चढ़ाया जाएगा, बट यस कोशिश करना है एक्यूरेट डेफिनेशन देने का। और पढ़ना मत, अगर लिखा है कहीं पे तो पढ़ना मत। जब प्लेन चलता है तो चलते प्लेन में मेंटेनेंस होता है क्या? नहीं। है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं किसी सेल्स में ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। रिट्रीव करने के लिए जो रीड का हेड है वो खोपड़ी में घुमाना पड़ेगा, इधर उधर इधर उधर, ढूंढो कहाँ मिलता है। कल ही देखा है। लैंग्वेज से मेरे कोई लेना देना नहीं है, टू बी प्रिसाइज। ना हिंदी मराठी इंग्लिश कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप जापानीज में बात करोगे थोड़ा मुश्किल होगा। नो लैंग्वेज बैरियर। तो बताओ बिग डेटा क्या है? यस। ओके। ओके। ठीक है। और कोई बताएगा? यस ऑनलाइन में। यस आई गेस ऑनलाइन में ऑलरेडी हैंड रेज हो चुका है। आई गेस शिवानी, यस प्लीज गो अहेड। अच्छा ये पहले से ही किए थे क्या हैंड रेज? हैंड डाउन कर लो, नहीं तो हैंड रेज ही रहेगा। यस। यस आई गेस अब्रोज प्लीज गो अहेड। सर, कोई भी डेटा जो हमारे हार्डवेयर, कंप्यूट और हमारा जो भी मतलब सिस्टम है, जैसे हमारा स्टोरेज है या हमारा जो कंप्यूट कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर डेटा ज़्यादा जा रहा है, तो उसको हम बिग डेटा कहेंगे। ओके। ओके ठीक है। यस प्रियंका। ओके। ओके। और कौन है? हैंड रेस किया है किसी ने? ओके शिवानी। ऐसा डेटा जो हमें सिस्टम में स्टोर या प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है, से ठीक है, हम बिग डेटा बोलते हैं। बढ़िया। से बिग डेटा का डेफिनेशन जैसे मैंने पहले ही बोला वो बदलता जाएगा। जैसा आपका डेटा प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से डेफिनेशन बिग डेटा का बदलता जाएगा। द अमाउंट ऑफ डेटा एट विच ऑन हैंड सिस्टम, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, मैं ये नहीं कहूंगा एक ही कंप्यूटर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, व्हेन इट स्टार्ट्स फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा। और प्रॉब्लम कैसे? स्टोरेज में और प्रोसेसिंग में। जब ये प्रॉब्लम फेस करना चालू करेगा तो यू आर गोइंग टू कॉल इट बिग डेटा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या है? यस। डिवाइड कर दें। एडिंग एडिंग मल्टीपल नोट्स, या कंप्यूटर का ग्रुप बना दो। ग्रुप्स। ओके ग्रुप्स है या एक ही ग्रुप में एंटिटीज ऐड हो रहे हैं? ए बढ़िया, एक ही ग्रुप में कंप्यूटर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यस ऑनलाइन में सुन लेते हैं। ओके ऑनलाइन में आई गेस आंचल से स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़िया। बढ़िया। कल हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का एक एग्जांपल भी देखा था। फार्मर वाला एग्जांपल याद होगा, ये कैसे लोड बांट दिया गया, और अब कितना भी लोड आ जाए फार्मर के हाथ लग गई, अभी चाबी लग गई उसके हाथ में कि क्या करना है। अब वो कितना ही प्रोडक्शन निकाले कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये दो चीजों पे हमने हल्का हल्का बात किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का मतलब होता है डेटा जो है बटा हुआ है अलग अलग कंप्यूटर्स पे। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंप्यूटर्स पे डेटा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। अच्छा ये भी हमने देखा था कल, या ये परसों देखा था? परसों देखा था ना, डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, रैम प्रोसेसर हार्ड डिस्क का क्या रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके
तो हाँ, ये वो प्रोफाइल्स है बाय द वे जिनको आप अपीयर कर सकते हो जॉब के लिए आफ्टर दिस कोर्स। ये बोलना रह गया था। कई बार हम टेक्नोलॉजी में इतना खो जाते हैं कि जॉब पे बात करना भूल जाते हैं। यस, अब्रोज। सर ये आजकल मतलब डेटा आर्किटेक्ट भी लोग बोलते हैं, वो भी मतलब इसी से कुछ जुड़ा हुआ है, क्या है मतलब ओके, अगर ओके। थोड़ा बहुत जी। यस, अभी सीन ऐसा है कि डेटा के एसोसिएटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी है, अपार्ट फ्रॉम लेट्स से डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और डेटा एंट्री, तो डेटा इंजीनियरिंग के अंडर वो आ जाता है। बस ऐसा रहता है कि फिर उसमें डेप्थ कितना है। अगर आप आर्किटेक्ट की बात करोगे तो उसमें गहराई थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आप डिजाइन कर रहे हो कि मॉडल्स कैसे होने चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए डेटा का, एवरीथिंग यू आर डिसाइडिंग। तो ये थोड़ा एक स्टेप डीप उतरता है कंपेयर टू डेटा इंजीनियर, या मैं यही कहूँ कि एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा हो जाए फिर आप इस दिशा में जा सकते हो। ठीक यस सर, थैंक यू। है। यस, वेलकम। यस, गौरव। Sir, what is the future in the data engineering? Because after introducing the AI, so बहुत बढ़िया। how it will be evolve this role or the future main thing? ये सवाल तो रह ही गया अपना। मैंने बोला था ना एआई का और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा डेटा इंजीनियरिंग पे। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, एआई अभी जिस प्रकार से चल रहा है, आपने देखा होगा चैट जीपीटी है या फिर कोई और एआई है जो बहुत बढ़िया आपको लग रहा है कि काम करता है, बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग प्रोडक्शन लेवल एंड टू एंड एप्लीकेशंस, अभी तक उनका कैपेसिटी बना नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको दिमाग भी चाहिए साथ में। बिना नॉलेज के आप चैट जीपीटी से कुछ जनरेट नहीं करवा सकते। द काइंड ऑफ prompts you give to chat gpt are really important to generate की क्या कोड है। अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग पे। चैट जीपीटी आपको सिर्फ सजेशंस दे सकता है ना, इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वी आर डीलिंग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो चैट जीपीटी कैन सजेस्ट, और चैट जीपीटी का मॉडल देखा रहेगा आपने कैसा चलता है। आपने सबने यूज किया है चैट जीपीटी? यस, यूज किया, यस। बहुत बढ़िया। चैट जीपीटी को आप पूछो ये ऐसा रहता है क्या, वो बोलता हाँ ऐसा रहता है। सही है। तो तुम जो सवाल जैसे ड्राफ्ट करते हो उसके उसी सवाल के अराउंड वो सॉल्यूशन बना के देता है आपको। ठीक है, इवेंचुअली मैं कहूंगा ये चीज भी सेटल हो जाएगा। इवेंचुअली चैट जीपीटी विल बिकम रियली स्मार्ट, या नॉट जस्ट चैट जीपीटी। अभी जैसे चैट जीपीटी ने आने के बाद गूगल को साइडलाइन किया एज ए सर्च इंजन। अभी कोई चीज सर्च करना है तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर लेते हैं। बट द सिचुएशन इज कि जब आप डेटा इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो मैं कहूंगा कम से कम आने वाले, अभी ये प्रेडिक्शंस हैं, कम से कम आने वाले 4 से 5 साल तक देयर इज नॉट नो प्रॉब्लम। द रीजन बिहाइंड दिस इज, अभी ये 4 से 5 साल में किस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं एआई में और द काइंड ऑफ वर्क जो डेटा इंजीनियरिंग में है, मैं कहूँ आज के आज पूरा डेटा इंजीनियरिंग वर्क अगर एआई को सौंप दिया जाए तो सब कोलैप्स हो जाएगा। कि टीम लगेगा, एक्सपर्ट लगेंगे, लोग लगेंगे ये सब काम करने के लिए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो कई बार ट्रायल एरर करने के बाद आते हैं। कई बार यू हैव टू कम अप विद द डायनामिक सॉल्यूशन। अभी एआई का ऐसा सीन है, अगर आपका 2000 लाइन का कोड है और अगर आप एक चेंज करते हो तो चेंज के रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं या हम नहीं जानते हैं, या एआई नहीं जान पाएगा, उतना डेप्थ में नहीं जाता है। उसका प्रॉम्प्ट का भी एक लिमिट है साइज का। ठीक है, मैं कहता हूँ इवेंचुअली ये चीजें होगी। और अगर मैं कहता हूँ जनरेटिव एआई डेटा इंजीनियरिंग में एंट्री मार रहा है क्या, तो यस, जनरेटिव एआई डेटा इंजीनियरिंग में भी आ रहा है। और एक मॉड्यूल अपने कोर्स में ये भी है कि एआई की मदद से डेटा इंजीनियरिंग कैसे करना है, क्योंकि अभी हम सिलेबस ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये यही कारण है जिस वजह से मैं सिलेबस बनाने में थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। ऐसा सिलेबस तो प्री डिफाइंड था, अगर पुराना सिलेबस चाहिए तो अभी मिल जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फील्ड के चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और देयर इज ए न्यू फील्ड जिसमें है डेटा इंजीनियरिंग विथ जनरेटिव एआई। तुम एआई का कैसे यूटिलाइजेशन करते हो डायनामिक पाइपलाइंस बनाने के लिए। सो यस,
ये हम देखने वाले हैं। अपने कोर्स का एक मॉड्यूल वो भी है जिसमें ये सारी चीजों पे बात करेंगे, बट थोड़ा रफ्तार से कवर करेंगे उसे, क्योंकि करंटली उस पे काम नहीं हो रहा, इवेंचुअली उस पे बहुत ज्यादा काम होगा। अनदर थिंग इज, जब मैं बात करता हूं एआई के बारे में, और जब आप देखते हो कि काम चल रहा है, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक जमाना था तो वेबसाइट कैसे हुआ करते थे। 2005 से 2010 की अगर मैं बात करूं, तो वेबसाइट कैसे हुआ करते थे। गरीब, आज के कंपैरिजन में गरीब हुआ करते थे वेबसाइट्स। हाँ, इवेंचुअली कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग पावर बढ़ा, ऑप्टिमाइज्ड हुआ, नए नए टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स आए। पहले जितना काम कॉम्प्लेक्स था, आज उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। और आज वेबसाइट का लुक आप देखो कैसे आता है, और क्या क्या फीचर्स आते हैं वेबसाइट में। देख पा रहे हो ये सारी चीजों को। तो मेरा यह कहना रहता है कि जब काम करना आसान होता है तो यूज केस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है कि मैं इस गाड़ी पे अगर सुबह बैठूंगा तो 200 किलोमीटर कवर करते करते मुझे शाम तक का टाइम लगेगा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा उतना ही रहेगा कि हाँ भाई, हम इस पे 200 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, तो उतना ही काम लो। लिमिटेशन आ गया। लेकिन अगर मेरे पास कोई गाड़ी है जो मुझे 200 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ जाएगा। अगर मैं दिन में 1 चक्कर लगाता था, बोलेंगे 3 चक्कर लगाओ। ऑप्टिमाइज हो गया ना। सो एक चीज हमेशा जानो, एआई अगर पूरा का पूरा भी उतर आए फील्ड में, तो भी काम कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, यूज केसेस मुश्किल होते जाएंगे, और उन मुश्किल यूज केसेस को डील करने के लिए इंसान लगेंगे। कि एआई के ऊपर पूरा ऐसा ऑटो पायलट पे छोड़ नहीं सकते हम चीजें। आज चलो एआई है पिक्चर में, तो वेबसाइट अगर बेसिक बनानी है तो 15-20 मिनट में आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेबसाइट आप बेसिक बनाओगे, क्या उस प्रकार की वेबसाइट प्रोडक्शन पे चलती है? वैसी नहीं चलती। प्रोडक्शन पे कंपटीशन कैसा है? अमेज़न के टक्कर में वेबसाइट बना रहा है, भले वेबसाइट तो 15 मिनट में बन जाती है, तो बनाओ। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि काम भी कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट देखेगा मेरी कंपटीशन में लोग कैसे काम कर रहे हैं। बोल रहा, अरे भाई ये तो ये भी फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी उधर ही हो, वही 10 साल पुराना घिस रहे हो। तो क्लाइंट बोलेगा, भाई एक तो तुम अपग्रेड मारो, नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। काम ऑप्टिमाइज हो रहा है। जिस काम को करने के लिए पहले 10 दिन लग रहे थे, आज 2 दिन लग रहे हैं। अगर काम आसानी से हो रहा है, और ये एक कंपनी का कहानी नहीं है, सबका कहानी है। अगर काम आसानी से हो रहा है, तो काम कॉम्प्लिकेटेड भी तो होगा, एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ेंगे। इमेजिनेशन में कुछ चीजें थी जो बोल रखे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, अब करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। हाँ भाई, करना पड़ेगा, ये हो सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो एआई के आने से ज्यादा एक ही चीज होने वाली है, वो ये कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस आसमान का छप्पर फाड़ के ऊपर चले जाएंगे। और जैसे एक्सपेक्टेशंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, वैसे एआई की एंट्री भी अगर हो गई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, मैं इतना भी कहूंगा कि ये जंगल राज रहता है। अगर आप मुझसे पूछो, ये जॉब का मामला या कंपनी का मामला, हम भले ह्यूमन सोसाइटी में आके रह रहे हैं, लेकिन जंगल राज अभी भी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप कैपेबल हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप मजबूत हो अपनी फील्ड में, टू बी प्रिसाइज, अगर आप स्ट्रांग हो, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आप अपग्रेड करना नहीं चाहते, तो वैसी केस में फिर तो कोई ना कोई तो आपको पीछे छोड़ ही देगा फिर। जंगल का नियम क्या कहता है, वही। अगर 10 जगह है काम करने के लिए, तो उस 10 जगह पे ऐसे लोग जाएंगे जो सबसे कैपेबल होंगे। कई बार कंपनी भी रिस्क नहीं लेता कैपेबल इंसान के साथ, ठीक है। और कैपेबल आदमी का एक और रहता है, तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, मुझे मालूम है भूखा नहीं मरने वाला हूँ, आई नो माई स्किल्स, मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा।
ये कॉन्फिडेंस रहता है इंसान में। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि एआई का तो चलो एक इम्पैक्ट है डोमेन पे, और एआई की मदद से क्या-क्या होने वाला है डेटा इंजीनियरिंग में आने वाले 4-5 साल या उसके बाद में भी, उसका एक मॉड्यूल मैंने इस कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट ओवरव्यू करेंगे, मे बी नॉट इमीडिएटली एआई का एंट्री पड़ जाएगा यहाँ पे, बट इवेंचुअली एंट्री आएगा, लेकिन जब आएगा तो हम तैयार होने चाहिए। और ऐसे नहीं करना, देखो पुराना मेरा एक आदत था, मैंने जब मेरा करियर चालू किया अराउंड 2015 में बिग डेटा में, तो मैंने हडूप के साथ शुरुआत की थी। तभी स्पार्क भी आ गया था पिक्चर में। लेकिन मेरा कैसा होता था, मेरा अगर आप मुझे काम बोलो, मैं हडूप पे फटाक से काम करके दे दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है क्या-क्या करना है, मैं पूरा जान चुका था हडूप को। तो मेरे लिए हडूप पे काम करना वाज़ कन्वीनिएंट, तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था स्पार्क पे जाने के लिए। अरे क्यों स्पार्क पे जाना है, जाने दो ना, हडूप पे हो रहा है ना काम, ये सब मेरा दिमाग चलता था। लेकिन मेरे 1-2 सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेशराइज़ किया कि भाई देख ज़रा ये क्या चीज़ है। तो देख तो सही कम से कम, देखा ठीक है। देखने के बाद पता चला ये तो हडूप से 100 टाइम्स फास्ट चलता है। 1 गुना 2 गुना है तो समझ में आता है, अगर 100 टाइम्स फास्ट है तो बोला अब तो मजबूरी हो गई, अब तो सीखना पड़ेगा। बड़ा दुःख हुआ हडूप को छोड़ते हुए। लेकिन फिर वो अडैप्ट करने के बाद जब मैंने देखा तो वो और आसान था। स्पार्क इज़ मच मोर ईज़ियर दैन हडूप। आज अगर आप मुझे बोलोगे मैं स्पार्क में बना दूँगा, हडूप में बोलूँगा रहने दो भाई, इसमें बहुत टाइम जाएगा। स्पार्क वाज़ रियली ईज़ी, अभी भी स्पार्क इज़ रियली ईज़ी कंपेयर्ड टू हडूप। तो टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो काम करना आसान होता है उसके साथ, और काम करना जब आसान होता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं तो काम जिधर का उधर, ये बैलेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी पर्टिकुलर टूल को चिपक नहीं जाना है, कितना भी अच्छा लगे वो। जैसा मार्केट ट्रेंड स्विच होता है वैसे स्विच होते रहना है, और स्विच होना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ पहली बार होता है। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आप कोई गाड़ी खरीदते हो नया, तो आपने सीखा वो गाड़ी, ठीक है, एक्सेलेरेटर, क्लच, गियर, ब्रेक, सीख लिया वो गाड़ी। उसके बाद अगर दूसरा गाड़ी आपके हाथ में आता है, तो आसान है मुश्किल है चलाना? आसान है। आपको बस फॉर्मेलिटीज समझना है, जैसे इस गाड़ी के गियर सीधे थे, इसके उल्टे हैं। ये गाड़ी का सिटिंग पोजीशन ऐसा है, इसका ऐसा है। इसका पिकअप इतना है, उसका पिकअप उतना है, उस हिसाब से उतना ही डिफरेंस है। बाकी मेन काम तो आपने सीख ही लिया है कि गाड़ी चलानी कैसी है, ट्रैफिक से कैसे निकालनी है, ये तुम्हारे ड्राइविंग के स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम द व्हीकल विच यू आर ड्राइविंग। तो स्किल्स अलग है, व्हीकल अलग है। द टूल्स लाइक हडूप, स्पार्क आर व्हीकल्स, एंड स्किल्स आप इनकी मदद से क्या कर रहे हो, इनको कैसे चला रहे हो, वो स्किल्स हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स है, बाद में मैं स्पार्क को बोलता हूं आज स्पार्क रिप्लेस हो गया मान लो किसी और चीज से, तो आप क्या करोगे? स्किल्स तो है आपके पास कि पता तो है करना क्या है, पता तो है सही चीज क्या है करना। अब ये चीज नए टूल पे कैसे करते हैं वो एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद खत्म, उसके बाद अडेप्ट होगी वो चीज। ये सीन रहता है। तो मार्केट जैसे टर्न होता है वैसे टर्न होना, और पहली बार ही दिक्कत होगा जब आप सीख रहे हो, तभी वक्त लगेगा। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी कोई नई चीजें आएंगी, उनको सीखने को आपको वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पहली बार है तो हम आराम से जाएंगे। इवेंचुअली जब जैसे जैसे टूल्स आएंगे यू विल बी एबल टू वर्क विद देम। ओके, यस। और कोई कंसर्न्स किसी को इस चीज के अराउंड कुछ सवाल पूछना है? क्लियर है? ओके। नॉर्मली ये बातें मैं तब करता हूं जब कोर्स खत्म होने को आता है, और रहता है ना कि अभी बेटी ससुराल जा रही है तो बताना पड़ता है तौर तरीके कैसे होते हैं वहां के, क्या करना पड़ता है। ये मैं आखिरी में बताता हूँ मोस्टली, लेकिन अभी चलो क्योंकि मौका वैसा आया था तो हमने बात कर लिया इस चीज पे। ओके, अभी आज जिन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मैंने बोला था हैंड्स ऑन में दिखाऊंगा, वो है ये दोनों, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज मतलब एक ही कंप्यूटर पे डेटा पड़ा हुआ है या फिर अलग अलग कंप्यूटर पे डेटा तोड़ के फेंक दिया गया। सेकंड केस।
अलग अलग कंप्यूटर पे डेटा जा चुका है। अभी अगर मैं आपको हैंड्स ऑन दिखाना चाहूं इस चीज पे, so this is one of the cloud platform जिसके साथ मुझे बड़ा प्यार है, AWS। अभी एक कंप्यूटर पे कैसे मैं आपको क्लस्टर दिखाऊं, है ना? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक कंप्यूटर पे नहीं दिखा सकता हूं, तो इस वजह से मैं एक क्लस्टर बना रहा हूं। अच्छा, किसी को पता है मेरा यूट्यूब चैनल भी है? कितने लोगों को पता है यहाँ पे? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं पता है? अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन में भी कुछ लोग हैं जिनको पता है। ठीक है, अब कैसा है, मैं कंटिन्यू रहता नहीं हूँ उस चैनल पे, इस वजह से कई बार दिखते नहीं तो नॉर्मली बिग डेटा यूट्यूब पे सर्च किया, बिग डेटा हिंदी सर्च किया तो आ जाता है मेरा नाम। ठीक है, महान हूं मैं बहुत ज्यादा। एक्चुअली सीन ऐसा है कि मैंने हिंदी में तब वीडियो बनाए थे जब कोई बात नहीं कर रहा था बिग डेटा पे, तो चले गए ऊपर, तो ऐसा ऐसा सीन था वो। ओके, ईएमआर एक ऐसा सर्विस है जिसकी मदद से मैं क्लस्टर बना सकता हूँ। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। चलो फिर क्रिएट कर देता हूँ क्लस्टर। क्लस्टर का नाम मैं दे देता हूँ डेमो पीएसटी क्लस्टर। ईएमआर वर्जन 7.9 जिसमें हडूप का 3.4 ले रहे हैं, स्पार्क का 3.5 ले रहे हैं। अच्छा है, इंस्टेंस ग्रुप प्राइमरी। अभी ये जो भी आप देख रहे हो ना, सब भूल जाओ, ये अभी के लिए दिमाग मत लगाओ ये सारी चीजों पे। ठीक है, मैं तुम्हें बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ चीजें। सब मोह माया है, आगे आएगा ये। यस, क्या हो गया प्रोजेक्टर को? तो बोलेंगे क्लाउड चालू किया तो गायब करवा दिया। इंस्टेंस प्रोफाइल क्रिएट ही कर ले भाई। इग्नोर करना है, ठीक है, ये सारी चीजें इग्नोर करनी है। सर हम तो एजूर में जाने वाले ना। एज्योर में जाने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं बस क्लस्टर पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एज्योर में फिर उतरेंगे तो पूरा ही उतरेंगे। अभी के लिए बस आपको मुझे हडूप का डेमो देना है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, उसका डेमो देना है। इस वजह से यहाँ पे आए हैं। ओके, हो गया, क्लस्टर चालू हो रहा है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग स्टेट में है, क्लस्टर शुरू हो रहा है। और ये क्लस्टर चलने वाला है कहाँ पे? यूएस, ओहायो। वहां पे एक डेटा सेंटर है जहां से हमें रिसोर्सेस मिल रहे हैं, और ये क्लस्टर वहां पे चल रहा है, मेरे लैपटॉप पे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो भी आप देखोगे उधर का ही है। ओके, और इसमें लॉगिन भी करना पड़ता है। चलो जरा वेट कर लेते हैं जब तक ये चालू नहीं हो जाता। एक 2-5 मिनट का समय लगेगा इसे चालू होने के लिए। फोर्टी 48 सेकेंड्स ही हुए, लेकिन इंतजार में समय इतना लंबा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया। और आजकल तो पेशेंस की धज्जियां उड़ी हुई है। ठीक है, पब्लिक डीएनएस आ गया। इधर जब लिख के आएगा ना कनेक्ट टू प्राइमरी नोड यूजिंग एसएसएच, उसके बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। वेट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मैं आधा कमांड लिख लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास शायद है ऑलरेडी कमांड्स इसके ईएमआर के, तो कैसा लिखने में कष्ट नहीं होता ज्यादा। डेमो पीएसटी सर्वर डॉट पेम या पीएसटी, क्या मैंने की का नाम क्या दिया है? डेमो पीएसटी है नाम, पीएसटी डेमो सर्वर की नाम है।
इधर अलग है। और क्या है, अभी अभी आ गया होगा उसका यूआरएल। ये उसका पब्लिक डीएनएस है, बाकी सब सेम रखना पड़ता है। अभी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये आगे बहुत डिटेल में कवर होने वाला है, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि गड़बड़ हो, क्योंकि अब हमें सिर्फ देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है। ये ईएमआर पे आ गए, इलास्टिक मैप रेडियस। अभी चलो ये देखना, आप शायद इस चीज के साथ फेमिलियर नहीं हो, है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। हम ग्राफिकल इंटरफेस जरूर जानते हैं। अब इसी चीज का ग्राफिकल व्यू में आपको दिखाता हूं। पोर्ट खोलने पड़ेंगे ताकि हम यूजर इंटरफेसेस इसके देख पाए। जो भी मैं कर रहा हूं एक्टिविटी इग्नोर करना है, ठीक है। जिस पे ध्यान देने को बोले उस पे ही ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि मेरे पास कोई डेटा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी के लिए मैं एक फाइल लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेटा में आता हूँ और इवेंट्स में आते हैं। कितना साइज का फाइल है, 155 MB का फाइल है इवेंट्स का, ठीक है। ये फाइल उठा के पटक देते हैं ईएमआर पे। तो अच्छा, कोई बात नहीं, ये सेम फाइल भी हम यूज कर सकते हैं। बस एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ओके, अभी इवेंट्स नाम के फोल्डर में ये फाइल है क्या देखना पड़ेगा, 2024-04-28 .export.txt या csv whatever it is। हो गया, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूं मेरे ईएमआर पे, ठीक है। चलो प्रेस एंटर, सो इट शुड स्टार्ट। क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। हाँ, पब्लिक की अलग है ना अपना, पब्लिक की pst डेमो सर्वर की है और हम अलग की दे रहे हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे गलत चाबी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताला खोलने के लिए। चलो, इट विल टेक केयर ऑफ कॉपिंग दिस फाइल। कितना टाइम लग रहा है पता नहीं, 2 मिनट लग जाएंगे कॉपी करते करते। गलत बोला, हो गया कॉपी। क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे फाइल है क्या। आ गई फाइल यहाँ पे। अब ये फाइल ईएमआर पे गई है। ये कंप्यूटर हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। ये एक्चुअली चल कहाँ पे रहा है, ओहायो रीजन इन यूएस, ठीक है। और डिटेल्स अगर इसके देखने हैं तो जरा आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एप्लीकेशंस में अगर मुझे इंटरफेसेस दिख जाएं तो बढ़िया, लेकिन शायद ये अभी भी स्टार्टिंग में है, अभी वेटिंग स्टेट में आ गया। ये देखो नेम नोड का यूआरएल वगैरह जो भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो आई गेस मुझे क्रोम ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहां पे सब कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया एक्चुअली। 2 गिट बैश चालू है तो काफी है। अच्छा, अरे यार, कोई बात नहीं, चलो क्रोम चलाते हैं। हाँ, एक और गलती, अगर आप गलती से कभी इस लैपटॉप पे बैठे तो ये सब मत करना। ये देखो अकाउंट सेव है यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ आपको अच्छा अंदाजा होगा यहाँ पे, है ना।
अरे सब सब उड़ा दिया मैंने जो करके रखा था सेटअप, वो कमाल है। लॉगिन किया उसमें दिक्कत नहीं है, मेरा सेटअप भी उड़ा दिया। और मेरा सेटअप गलती से मत उड़ाना, क्योंकि उसकी वजह से लेट हो जाता है। ओके चलो कोई बात नहीं। ये सब सिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। AWS EMR वेब UI। ये सब हमने कर लिया है, और मुझे लगता है ये नहीं है वो जो हम ढूंढ रहे हैं। तो स्टेप नंबर 3 देखना चाहिए था हमने, कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी सेटिंग्स। यस ये वाला, ये फायरफॉक्स के लिए, ये क्रोम के लिए। चलो अप्लाई चेंजेस हो गया, बढ़िया। आते हैं यहाँ पे स्विच ओमेगा v3 EMR सॉक्स प्रॉक्सी। चलो अभी तक मैंने जो किया वो सबको जैसे मैंने कहा है इग्नोर करना है, क्योंकि ये चीजें आगे हम करने वाले हैं। ओके अब इंटरफेस पे चलते हैं और लेट अस सी कि हम देख पाते हैं कि नहीं। नहीं देख पा रहे, नहीं देख पाएंगे। नो इंटरनेट बोल रहा है, लेकिन ऑनलाइन बैच तो चल रहा है ना। यस चल रहा है। ओके अभी अपना काम चालू होता है फिर से, बस एक कमांड अगर हो जाए उसके बाद अपना काम चालू हो जाएगा फिर से। यूजर इंटरफेसेस में देखना चाहता हूं, SSH-i डाउनलोड्स PST डेमो सर्वर, यही है ना अपना, -n-d 8157 और आगे जो भी पब्लिक DNS है अपना, द पब्लिक DNS प्रेस एंटर। इसे मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं। ओके नाउ इफ यू लुक एट इट, ये उसी क्लस्टर का वेब इंटरफेस है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये मैंने कहा था कि ये EMR चल रहा है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है और ये वेब इंटरफेस है लेट्स से, ठीक है, जिसपे हडूप चल रहा है। और इसमें मैंने कहा था कि HDFS है। डेटा नोड्स पे आते हैं, देखते जरा क्या सीन है। अभी एक ही है, HDFS है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। यहाँ पे मैं जो भी चीज रखूंगा वो टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग नोड में बांट दिया जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का हमें देखना है कि कैसे काम होता है, और उस काम के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये एक फाइल है मेरे पास जिसका नाम है 2024, क्या है नाम इसका, 2024-08। ये फाइल का सर्टन साइज है, तो इसको थोड़ा और लार्ज फाइल में मैं कन्वर्ट करता हूं अभी के लिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ।
अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइल का साइज कितना है, ये फाइल इवेंट्स लार्ज कितने साइज का हुआ अभी 187 MB का हुआ, ठीक है। और इसे मुझे और थोड़ा बड़ा करके देना है ताकि मैं दिखा पाऊं एक्चुअल में टुकड़े हो रहे हैं इस डेटा के जब भेज रहे हैं, तो कि इतना सा डेटा तो 187 MB बहुत कम हो जाएगा ना, तो थोड़ा और बड़ा करते हैं इस फाइल को। एक और 32 32 32 32 32 अभी चलाते हैं। अभी कितने साइज का ये फाइल, अभी ये डिसेंट है, अभी इसमें मैं टुकड़े आपको दिखा सकता हूं कैसे हो रहे हैं। अभी ये फाइल मैं लिखना चाहता हूं मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में DFS, मतलब ऐसी जगह जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज अलाउ करती है, इट इज कॉल्ड एज DFS। आगे जब हम जाएंगे तो डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी बस समझना है, इतना ही देखना है कि टुकड़े होते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ बोल दिया और बोली हुई चीज को मानना नहीं जब तक आपने देखा नहीं सच में ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। अब कैसे होगा काम, लेट्स से HDFS DFS, मैं रखना चाहता हूं ये चीजें जिसका नाम है इवेंट्स लार्ज नाम का जो फाइल है वो मैं रखना चाहता हूं। यहाँ पे आके देखते हैं, फोल्डर का नाम है लेट्स से यूजर, यूजर के अंदर हडूप नाम का फोल्डर है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यूजर हडूप नाम के फोल्डर में रखना चाहता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे आके मैं कह दूंगा कि ये फाइल उठाओ और लिख दो /user/हडूप नाम के फोल्डर में, आई प्रेस एंटर, तो ये फाइल लिखने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और ये फाइल कैसा लिखा जाने वाला है, टुकड़े करके, सही है, टुकड़े करके लिखा जाने वाला है। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है फाइल इवेंट्स लार्ज, ठीक है, लेकिन टुकड़े दिख रहे हैं क्या, टुकड़े तो नहीं दिख रहे हैं हमें, फाइल तो एक इकट्ठा ही दिख रहा है, राइट। चलो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने कहा मेरे पास कुछ डेटा है और मेरे पास कुछ डेटा है और ये तोड़ तोड़ के अलग अलग कंप्यूटर्स पे डाला जाएगा, लेकिन यहां पे आप देख पाते हो तो सिंगल ही एंट्री दिख रहा है इस फाइल का, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सिंगल एंट्री है। बट इफ यू लुक एट दिस फाइल, ये सिंगल एंट्री बस एक इल्यूजन है। अभी देखो, अगर ऐसा हुआ कि आपका फाइल आया, तोड़ तोड़ के भेज दिया, अलग अलग कंप्यूटर पे भेज दिया, और बाद में आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको मैन्युअली अलग अलग कंप्यूटर पे जाना पड़ रहा है, इज इट कन्वीनियंट, नो। लेकिन अगर मैं फाइल का एड्रेस दे दूं कुछ ऐसा कि यूजर हडूप में इवेंट्स लार्ज और अपने आप जो इसके टुकड़े हैं वहां तक भेज दिया जाए, ये रास्ता ज्यादा आसान है। आपने खट्टा मीठा पिक्चर देखा अक्षय कुमार का, उसमें वो बुलडोजर खोल के रख देता है, अब बाद में जब बारी आती है बुलडोजर को चलाने की, वो क्या कहता है, हो नहीं पाएगा ये काम, मुश्किल है। अगर वैसा हडूप ने किया तो कैसा लगेगा, आपने बोला ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, ओके, मान लिया डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, लेके आए डेटा, तोड़ तोड़ के बांट दिया, अब बांट दिया डेटा, उसके बाद अब बांटने का कारण क्या था, ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज मिले और प्रोसेसिंग में भी आसानी हो और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर पाओ, ये एक्सपेक्टेशन था अपना। लेकिन आप बाद में रीड करने जाते हो, कहता मेरे को क्या मालूम, मैंने तो बांट दिया टुकड़े कर करके। ऐसा अगर सामने से जवाब आए तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, ठीक है। यस, ऑनलाइन में यस एक आई गेस रजिस्ट्रेशन का लिंक आया है ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए, प्लीज ये फॉर्म भर देना। इसीलिए ऐसा एक आपको यूआरएल की तरह एड्रेस दिख रहा है, जैसे यूजर हडूप और इवेंट्स लार्ज, तो इवेंट्स के सारे टुकड़ों तक पहुंच जाएंगे अगर मैं सिंपली ऐसा कहता हूं HDFS DFS-cat, और कहां पे रखा है /user/hudoop/events लार्ज, ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो सारे टुकड़ों तक पहुंचा जा रहा है इस पर्टिकुलर फाइल के। अब इसके टुकड़े कहां पे हैं, कैसे हैं, मैं बोलूंगा विश्वास रखो कि टुकड़े हो रहे हैं वगैरह। जब मैं बोलूँ ना ट्रस्ट मी ऐसा है, तो डोंट ट्रस्ट मी, दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करना,
अब मेरे पे तो गलती से नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पे आके देखते हैं इवेंट्स लार्ज, ओपन करते हैं इसे। अब यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ब्लॉक, ये देखो कितने टुकड़े हैं इस फाइल के, 3 है कि 4 है? 4 है। 0 से चालू होता है, प्रोग्रामर का जिंदगी 0 से चालू होता है, 1 से नहीं चालू होता। तो 4 टुकड़े हैं, और ये 4 टुकड़े व्हाट इफ ऐसे अलग अलग कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं। यस, किसी का माइक चालू है क्या ऑनलाइन में? संगीत भाई का। ओके ओके, ठीक है। सो ये 4 टुकड़े हैं, लेकिन ये एक नाम के अंडर ही है ना, कि भले उसने टुकड़े करके बांट दिया, लेकिन उसको मालूम है कौन सा टुकड़ा किस कंप्यूटर पे जाके पड़ा हुआ है। अगर मैं किसी ब्लॉक को देखता हूं, जैसे अगर ब्लॉक 1 पे मैं चला जाता हूं, तो मुझे दिखा रहा है कौन से मशीन पे जाके पड़ा हुआ है ये ब्लॉक, ब्लॉक 2 कहां पे है, ब्लॉक 1 कहां पे। ये देखो ये चीजें बदल रही हैं यहाँ पे। गेटिंग दिस पॉइंट? तो टुकड़े कर करके बांट तो देगा वो, और वो रखेगा भी इंफॉर्मेशन के कौन सा टुकड़ा किस मशीन पे गया हुआ है। ये ऐसा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो बस तोड़ दिया और बांट दिया और पता नहीं कौन सा टुकड़ा किधर जा रहा है, तो प्रोसेस कैसे करोगे? गेटिंग दिस पॉइंट? ना, ये एक हल्का सा डेमो मैंने आपको दिखाया डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो इसके 4 टुकड़े 4 अलग कंप्यूटर्स पे गए हैं, और मैं डेटा प्रोसेसिंग की बात करता हूं कि मुझे प्रोसेस करना है, तो कैसे करें? पहले ब्लॉक 0, फिर ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, या चारों एक साथ हो सकते हैं? क्या लगता है? 4 अलग टुकड़े 4 अलग कंप्यूटर पे जाके बैठे हैं, तो क्या एक के बाद एक प्रोसेसिंग करे सीक्वेंशियली या पैरेलली, एक साथ चारों प्रोसेस हो सकते हैं? चारों हो सकते हैं, डिपेंडेंसी नहीं है ना अभी। ऑफ कोर्स फाइनल रिजल्ट देने से पहले इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 4 टुकड़े साथ में प्रोसेस हो सकते हैं बिना डिपेंडेंसी के। ये वैसा ही है जैसे, लेट्स इमेजिन, मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि, लेट्स इमेजिन, मान लो मेरा बर्थडे था, और मेरे बर्थडे के दिन मैंने बोला कि कुछ तो मजेदार करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं, तो मैंने आप सबके लिए एक कपकेक लेके आ गया। ठीक है, एक कपकेक कितना साइज रहता है? छोटा सा। मैंने बोला हर कोई खा के जाएगा, बिना खाए कोई जाएगा नहीं। ठीक है, सबको खाना है ये, और तोड़ तोड़ के बांट दिया और खा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसे खत्म होने को ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? इंस्टेड अगर मैं किसी एक बंदे को देता, वो तो एक आध मिनट के अंदर उड़ा देता था इसे, लेकिन अभी तोड़ो बांटो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अगर है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरा केस मान लो, अभी मेरे कान पे ये चीज पड़ी कि कोई कह रहा है कि संदीप सर बड़े कंजूस है, इतना पैसा कमाते हैं, बर्थडे के दिन कपकेक खिलाया, वो भी एक एक को तो एक एक देना था कम से कम, आधा आधा ही दे देते। एक कपकेक पूरे क्लास में बांटना मतलब क्या? ऑनलाइन कैंडिडेट्स का तो अलग ही दुख है, उन तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो द सीन इज कि मेरे कानों पे ये खबर आई कि मुझे कंजूस बोला जा रहा है, और मेरा मार्केट में इंप्रेशन खराब हो रहा है। बोला यार अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। मेरा बर्थडे भी नहीं था, एक दिन में आ गया, और सीधा मैंने देखा कौन कौन है वो प्राणी जो मुझे कंजूस बोल रहा है, मैं बदला लेता हूँ। और मैंने उस इंसान को आइडेंटिफाई किया, बोला ठीक है तुम हो जो मुझे कंजूस कह रहे हो, सबको जाने दिया। बोला तुम रुक जाओ, और ऑर्डर कर दिया एक 10 किलो का केक। और मैंने बोला कंजूस किसे कहते हो तुम? भले ईएमआई पे मंगवाऊंगा, लेकिन मंगवा लूंगा मैं ये केक। 10 किलो का केक मंगवा लिया मैंने। मैं बोला ये खाए बगैर भाई जाना नहीं है। दरवाजा लॉक लगा लिया, तो जब हो जाए तो बताना। आज एक तो एम्बुलेंस आएगा,
नहीं तो तुम निकलोगे बाहर यहां से। दो में से एक ही केस हो सकता है। तो क्या लगता है ये सही तरीका है 10 किलो का केक एक बंदे को खिलाना? कितना टाइम लगेगा इसमें? मैं बोलता हूँ ठीक है चलो मैं सारी फैसिलिटीज तुमको देता हूँ, जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक बाहर नहीं। 2-3 महीना लग जाएगा बंदे को, 1 महीना तो भी कहीं नहीं गया केक खत्म करना। बोले ठीक है इधर नहीं हो रहा, घर पे जा केक लेके, मैं सीसीटीवी बिठाता हूँ घर में, आई विल मॉनिटर। ठीक है, तो 1 आध महीना तो लग जाएगा केक खत्म करते करते, बराबर है। लेकिन यही केक अगर मैं 100 लोगों में बांट देता हूं काट के, तो कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट। मैंने एक पॉलिटिशियन का बर्थडे देखा था जिसमें बहुत बड़ा केक था और लोग तैर रहे थे उस केक में। तो शायद उन्होंने कभी केक देखा नहीं होगा, कभी खिलाया खाया नहीं होगा, पता नहीं क्या कारण था। बट और रहता है ना कि थोड़ा अपन कट करने का इंतजार करें, कुछ करें। तो जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, पॉलिटिशियन पीछे खड़ा है, उसके कार्यकर्ता सब जंप कर रहे हैं केक में, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाए हमें। मतलब इतने भूखे तुम्हारे कार्य करते हैं, तुम्हारा तो करोड़ों में प्रॉपर्टी है, सबको रोज केक खिलाओगे तो भी मरने तक केक खा सकते हैं ना। तो द पॉइंट हियर इज कि जब अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन करना परवड़ता है। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की, छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग लगाओगे तो वक्त ज्यादा जाएगा। डेटा छोटा है और बोले तोड़ो इसे और प्रोसेस करो, तो तोड़ने की प्रोसेस, बांटने की प्रोसेस और फिर अलग अलग कंप्यूटर्स पे चलाने की प्रोसेस, इट विल कंज्यूम टाइम। एवरीवन एग्रीज विथ इट? यस। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसको सिंगल कंप्यूटर पे प्रोसेस करना नॉट अ गुड आइडिया। इसको करो ना डिस्ट्रीब्यूट, इसको तोड़ो बांटो, ये बेहतर चलेगा, ये रफ्तार देगा आपको। ठीक है, ये वैसे ही एग्जांपल है। जब कपकेक मैंने 40 लोगों में बांटा था तो वक्त ज्यादा लगा था, क्योंकि केक है छोटा, लोग है बहुत ज्यादा, और इसे हम कहते हैं ओवर पैरेललिज्म। जरूरत से ज्यादा तुम बांट रहे हो, ओवर पैरेललिज्म। और जब यही केक्स मैंने सिर्फ एक प्राणी को खिलाया, दैट इज अंडर पैरेललिज्म। और बांट सकते थे, तुम बांट नहीं रहे हो, इस वजह से लोड आ रहा है जो भी काम कर रहे हैं उनपे। ठीक है, तो जब हम बिग डेटा पे आगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे भी बात करेंगे या किसी भी चीज पे हम बात करेंगे, तो विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ओवर पैरेललिज्म, अंडर पैरेललिज्म। ये ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि कितना बांटना है आपको। स्पार्क में जब जाएंगे तो और इसके कुछ कैलकुलेशंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, ये वाला कहानी समझ में आ गया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यस, ये है द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। एंड अब प्रोसेसिंग तो अभी तक हमने देखा नहीं, तो इस फाइल को अगर मैं प्रोसेस करना चाहूं तो एक्चुअली इसका स्कीमा वगैरह देखना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो इसे प्रोसेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि ये डेटा बटा हुआ है 4 टुकड़ों में और 4 टुकड़ों में प्रोसेस होना चाहिए। तो चलो फिर, ये तीसरी लेक्चर में पाइस्पार्क के दर्शन हो रहे हैं, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चल रहे हैं हम। ठीक है, ये अभी मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे समझने की कोशिश करो। मैं जो बताना चाहता हूं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, उससे ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक है, अभी ये पाइस्पार्क है, ये चालू हो गया। ठीक है, अभी जरा मैं आता हूं मेरे एप्लीकेशंस पे और देखने की कोशिश करता हूं कि पाइस्पार्क चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। ये HDFS था और यहाँ पे जो व्यू मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का व्यू मिलता है। ये देखो एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुआ, यूजर है, नाम क्या है पाइस्पार्क शेल, एप्लीकेशन का टाइप है स्पार्क, चल रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो मुझे रिसोर्सेज भी दिख जाते हैं कि कितने इसे मिले हैं, क्या हुआ है, ट्रैकिंग URL। तो एप्लीकेशन मास्टर पे अगर मैं चला जाऊं तो ये देखो स्पार्क का चल रहा है काम। ओके, इसे मैं अलग इसमें खोल देता हूं टैब में। अब अगर मैं इस इवेंट्स नाम की फाइल को प्रोसेस करना चाहता हूं, ये इवेंट नाम की फाइल जो यहाँ पे इवेंट लार्ज नाम की फाइल, आई वांट टू प्रोसेस दिस फाइल। क्या करना है?
डेटा क्लीनिंग करना है, इसके अंदर जो भी नल वैल्यू आए उनको मुझे हटाना है और आई वांट टू सी द आउटपुट। क्लियर हो रहा है कि करना क्या है? नाउ लेट्स गेट इनटू इट। अब मैं यहां पे आता हूं क्योंकि स्पार्क चालू हो गया है। नाउ सबसे पहले तो मुझे ये डेटा को रीड करना पड़ेगा, फिर मैं प्रोसेस करूंगा, राइट? तो अभी के लिए जो कर रहा हूं उसे इग्नोर करें। यूजर ये यूजर्स है, यूजर है स्लैश हडूप स्लैश इवेंट्स अंडरस्कोर लार्ज। प्रेस करता है एंटर। इट विल टेक केयर ऑफ रीडिंग दिस फाइल। चलो रीड हो गया या हो रहा है? चलो हो गया। अच्छा, इस फाइल के टुकड़े कितने हैं? 4 है। 4 एक 2 3 4। चलो प्रोसेसिंग के इलाके में आते हैं। कितने? 4 है। ठीक है, अब मैं नल वैल्यू को हटाऊंगा और नल वैल्यू को हटा के बस आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे। इतना सा काम है। ओके, अब नल वैल्यू हट गए जो भी थे। ओके, और मैं रिजल्ट देख पा रहा हूं। और यहाँ पे आके अगर मैं देखूं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इफ आई जस्ट विजिट दिस प्लेस, तो सीएसवी रीड करना ये ठीक है सब। ओके, अभी के लिए सिंगल टास्क दिखा रहा है क्योंकि सिर्फ पहले 10 ही रिकॉर्ड हमने लिए, तो आगे का उसने खींचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। बट इफ यू लुक एट इट, इसके 4 टुकड़े हैं, जिन 4 टुकड़ों पे पैरेलली प्रोसेसिंग होगा। पैरेलली 4 टुकड़े प्रोसेस किए जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 रिकॉर्ड मांगे तो पहला ही टुकड़ा प्रोसेस हुआ। ज्यादा शायद अगर हम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। डॉट 16 GB रैम है, इतना तो कर ही सकता है ना? अभी देखो कितना दिख रहा है, 4 टुकड़े प्रोसेस हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, ये पैरेलली हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये शायद आउट ऑफ मेमोरी में जाके मरेगा, तब से उससे पहले यहाँ पे आके देखने की कोशिश करते हैं। अभी देखो कलेक्ट जब चला है तो कितने टास्क दिख रहे हैं यहाँ पे? अब अभी 4 दिख रहे हैं टास्क, राइट? और सेकंड्स कितने लगे? 7। ये और ये जो 4 थे ये पैरेलली चले हैं, एक के बाद एक नहीं चले हैं। अगर मैं इसका ग्राफ आपको दिखाऊं तो शायद विजुअलाइजेशन में भी आपको दिख जाएगा पूरा। ये देखो, ये 4 थे, ये 0 नंबर का टास्क, 1 2 3 4 नंबर के टास्क, ये 4 टास्क थे। ये 4 चले 7 सेकंड, सबको 7 सेकंड लगा। तो अगर सीक्वेंशियली चलता था तो कितना दिखाना चाहिए था? 28 दिखाना चाहिए था, एक के बाद एक अगर चलता था। लेकिन ओवरऑल टाइम कितना बता रहा है? ओवरऑल टाइम 7 सेकंड का ही बोल रहा है, 7 सेकंड्स। तो ये पैरेलली चला है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। साथ में ही प्रोसेस हुआ, चारों के चारों एक साथ। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कैसे काम हो रहा है? अब यहां पे आते हैं, ये देखोगे तो आपके पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करेंगे आप पे, लेकिन ये बहुत ही वाहियात चीज है। जब मैं कॉलेज में था तो सी या C++ लाइब्रेरी में ग्राफिक्स का लाइब्रेरी था, तो मैंने एक इन्फानाइट लूप गलती से बना लिया था। और इन्फानाइट लूप जब चल रहा तो अलग अलग कलर्स जो है वो आंखों के सामने से फ्लैश हो रहे थे। और मेरे घर वाले तभी आए पीछे से कि क्या चल रहा है। एंड आई वाज लाइक, अभी अभी अपने को कभी तारीफ तो मिला नहीं, और अपने छोटे भाई बहन अपने से होशियार है, तो उनको लगता है कि ये तो नाकारा है, इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, इनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है। तो मैं ऐसा बैठा था टोनी स्टार्क के जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बना दिया है, बट एक्चुअली इट वाज अ मिस्टेक। घर वाले बोल रहे हैं, अरे बहुत ही पता नहीं क्या कर रहा है,
समझ भी नहीं आया, लेकिन देख के ऐसा लगा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो रिसर्च कर रहा है बेटा। तो ठीक है, अब ये वैसा ही कुछ कहानी है, ये तो बस मैं कलेक्ट कर दिया जो कि होना नहीं चाहिए, ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करते। बट मुझे क्योंकि आपको दिखाना था वो 4 टास्क पैरेलली प्रोसेस होते हुए, इस वजह से हमने देख लिया। ओके, तो आज का मकसद इतना ही था कि मैं आपको डेमो दे सकूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है। मैं होप करता हूं सबको समझ में आ गया। ये तो बातों में भी मैं बता सकता था, लेकिन इससे पहले मैं बातों में बता करके देखता हूं चीजें, तो मुझे पकड़ में आता है, दिमाग में रहती नहीं है ज्यादा, उड़ जाता है। 72 आवर्स एंड इट्स गॉन फ्रॉम द माइंड। सही है, तो उस वजह से थोड़ा हैंड्स ऑन की तरफ हमने जानने की कोशिश की, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग रहता क्या है। ओके, इस ऑनलाइन में किसी ने हैंड रेस किया, यस अब्रोज। सर वो आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज वाला एक बार दिखा सकते हो? हाँ, बस स्टोरेज फिर ऐसा से। ही है, ये देख लो। तो फाइल में लिख रहा हूँ, उसको बांटा जा रहा है अलग अलग कंप्यूटर्स पे, ये टुकड़े हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दीज चंक्स ऐसा जरूरी इसमें नहीं कि एक ही में रहेंगे। यस, अलग-अलग वो मतलब जो पूल आईडी है उससे हमें मतलब पता कैसे चलता है कि ये मतलब उन्होंने जब स्टोर किया हुआ है वो अलग-अलग ओके कहाँ पे ओके, किया है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचते हैं, और जब ये डेटा ऐसा पड़ा हुआ है अलग अलग स्लेव मशीन्स में या अलग अलग कंप्यूटर्स पे, जब ये डेटा बांटा जा रहा है, तो हमें एक्सप्लिसिटली जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है। जान के हम क्या करेंगे, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है? हमें तो पूरे फाइल से लेना देना है, कंप्लीट फाइल से। जानना चाहे तो जान सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आके जब आप सर्टन ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो, तो कौन सी मशीन पे उसका होस्ट आईडी आपको दिखता है। ठीक है, जानना है तो जान सकते हो, लेकिन मेरा सवाल ये कि जान के करेंगे क्या, और कौन से टुकड़े में क्या है हमें कैसे पता चलेगा? देयर इज नो वे टू फिगर इट आउट एज लॉन्ग एज आप कोई डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी ना करो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, अभी दिखने को तो ये दिख रहा है कि अलग अलग कंप्यूटर पे, बट ये पूरा सिंगल यूनिट है। आप एक सिंगल कंप्यूटर मान लो, सिंगल कंप्यूटर मान के चलो। अंदर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बट बाहर से जब प्रोसेसिंग करेंगे या जब स्टोरेज करेंगे, हम यही समझेंगे कि हम सिंगल कंप्यूटर में राइट कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमें मैन्युअली तोड़ना पड़ता, मैन्युअली चूज करना पड़ता कि कौन सा टुकड़ा कौन सी मशीन में जाए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जैसे एचडीएफएस, ये खुद चूज करता है कि कितने टुकड़े होने चाहिए और कौन सा टुकड़ा किस मशीन पे जाना चाहिए। ये जो चॉइस है, ये हडूप के पास रहता है, एचडीएफएस के पास रहता है। क्लियर है? तो सर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब स्टोर अलग-अलग जगह पे हो रहा है जो फाइल प्रोसेस हो रही है, लास्ट में जो दिख रहा है वो सिंगल कंप्यूटर पे दिखेगा हमें। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब ये जो है, ये बस वेब इंटरफेस है, वेबसाइट के जैसा। तो जिसको भी एक्सेस है वो देख सकता है, नॉट नेसेसरीली ये सिंगल कंप्यूटर पे ही दिखेगा। जिनको भी एक्सेस है, इट्स अ यूआरएल, सो यू कैन सिंपली विजिट दिस यूआरएल एंड यू कैन सी दीज थिंग्स। हाँ, क्योंकि मैंने चालू किया है और ये परमिशन सिर्फ मेरे ही लैपटॉप में है, या मेरे लैपटॉप के लिए मैंने परमिशन कॉन्फ़िगर किया, तो ये यूआरएल अभी मैं आपको शेयर करूंगा तो नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मान लो मैंने सबके लिए खोल दिया परमिशन और ये यूआरएल शेयर किया, तो आप भी देख पाओगे सेम इंटरफेस। चल कहां पे रहा है? यूएस में। ओके, यस सर। यस, अभी आ गया क्लैरिटी। और कोई क्वेरीज, क्यूरियोसिटी है तो गो अहेड, पूछो। बहुत बढ़िया। डेटा सिक्योरिटी का कैसे रहेगा? डेटा तो तोड़ तोड़ के बांट दिया अलग अलग कंप्यूटर्स में, तो अलग अलग कंप्यूटर पे जाकर डेटा एक्सेस हो सकता है, बट द आंसर इज नो, एक्सेस नहीं होता है ऐसे डायरेक्टली। उसका उसके पीछे कुछ कारण है और कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है। जैसे अगर मैं हडूप की बात करूं, तो हडूप क्लस्टर के जो नोड्स हैं, जब हम ऑन प्रीमाइस पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम उन पे डायरेक्ट एक्सेस किसी को भी नहीं देते। दो मैकेनिज्म्स हैं, एक केरबेरोस या केरबर ओएस, व्हिच व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट, और दूसरा रहता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, और तीसरा रहता है यूजर परमिशंस एंड ग्रुप्स। ये 3 से 4 मैकेनिज्म है जिनकी मदद से हम यहाँ पे एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस तो क्लस्टर को रहता नहीं है, अगर हाई सिक्योर्ड क्लस्टर है तो रहता नहीं है। ये क्या करते हैं, बीच में एक और कंप्यूटर लेके आते हैं जिसे कहते हैं एज नोड। ये ऐसे जंप पॉइंट के जैसा रहता है। एज नोड क्या करेगा, यूजर से रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट क्लस्टर पे भेजेगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो यूजर को कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्लस्टर कहाँ पे।
कि बीच में एक कंप्यूटर लगा दिया। क्लियर हो रहा है? जैसे कभी कभी कुछ इलीगल काम हमें करने पड़ते हैं, कोई ब्रोकर बीच में लगा के, जैसे बोला हमको सरकारी नौकरी चाहिए 15 लाख दो, तो अब ये 15 लाख किसको जा रहा है आपको मालूम है? ब्रोकर को मालूम है। सो इट्स लाइक अ ब्रोकर इन बिटवीन। ये आपसे रिक्वेस्ट ले लेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल वेट लिफ्टिंग कौन कर रहा है? क्लस्टर करेगा। यूजर का रिक्वेस्ट क्लस्टर तक पहुंचाने का काम एज नोड करेगा। जब हाई सिक्योरिटी पे हम चल रहे हैं तो सीधा सीधा एक्सेस तो नहीं रहेगा। हाँ, आप कहोगे एडमिनिस्ट्रेटर को तो एक्सेस रहेगा, फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, स्ट्रांग पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। तो यस, इफ यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कैन बी इंप्लीमेंटेड हियर, और बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे सिक्योरिटी अप्लाई करवाया जा सकता है। और कोई क्यूरियोसिटीज, किसी के डाउट्स, क्वेरीज? मेरे को तो बस यही एक क्यूरियोसिटी हो रहा है कि मतलब जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज करते हैं तो मतलब वो हमें मतलब ये लोग मतलब शो कैसे करते हैं लास्ट में एक सिंगल रिजल्ट? बहुत बढ़िया। अभी ये चीज हमारे दिमाग में आती है क्योंकि द काइंड ऑफ डेटा विच वी डील विथ, या जिसकी डेटा पे अभी तक हमें अनुभव है, वो कम है। और अच्छा वो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का बोला, मुझे क्लस्टर टर्मिनेट करना पड़ेगा, मेरा बिल चल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आप 20 टेराबाइट डेटा प्रोसेस कर रहे हो और आपका रिजल्ट भी अराउंड 10 से 15 टेराबाइट तक का आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो देख के क्या करोगे और क्या समझ में आएगा? मिलियंस ऑफ रोज, क्या पकड़ में आने वाला है? कुछ भी नहीं, है ना? लेट्स से मैं कहता हूं कि डेटा मेरा जनरेट हो रहा है, लॉग्स मेरे जनरेट हो रहे हैं किसी सर्वर पे। लॉग्स को मैं खींचता हूं, प्रोसेस करता हूं, प्रोसेस करके मैं उसको किसी डेटा वेयर हाउस में राइट कर रहा हूं, विच इज रेडशिफ्ट। अब मैंने क्या किया, लॉग्स उठाए, खींचे, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में रखे पहले एचडीएफएस पे, फिर मैं गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग किया। अब जो प्रोसेसिंग किया है उसका रिजल्ट मुझे देखना है, तो लाइन बाय लाइन तो रिजल्ट देखने में कोई पॉइंट ही नहीं है, कैसे देखोगे? लेकिन अगर यही रिजल्ट आपने रेडशिफ्ट में लिख दिया तो क्या आप वैलिडेट कर सकते हो? जैसे मैंने इधर रोज का काउंट लिया था कि मेरे पास लेट्स से 25 मिलियन रोज आए हैं आज, उनको मैं प्रोसेस कर रहा हूं, फिर मैंने रेडशिफ्ट में वो राइट कर दिए, तो रेडशिफ्ट पे जाके मैं चेक करूं क्या इधर भी 25 मिलियन आए हैं, और फिर मैं कुछ क्वालिटी वैलिडेशन के मैकेनिज्म्स लगाऊंगा कि इस रो में नल वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए, या ईमेल आईडी का स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए, और फिर मैं वैलिडेशन चलाऊंगा रेडशिफ्ट पे। जब डेटा लिखा गया है तो मुझे पता चलेगा। एक एक रो तो हम वॉक थ्रू नहीं कर सकते। तो जब मैं कह रहा हूं रिजल्ट, अब जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, जो अलग अलग इसमें बटा हुआ है, अभी तो चलो शायद मैंने बंद कर दिया, जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो हम रिजल्ट एक जगह पे देखने के इंटेंट से यहाँ पे रख ही नहीं रहे। तो रिजल्ट एक जगह पे देखने की चीज ही नहीं है बिग डेटा डोमेन में, उसको तो आप राइट कर दोगे कहीं पे और फिर वैलिडेट करोगे, राइट एंड वैलिडेट, ये चलता है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट इन अ सिंगल ग्लांस। तो सिंगल ग्लांस में तो फिट भी नहीं होगा वो। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? ताकि प्रोसेसिंग आसानी हो और इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सको, ये मेन इंटेंट है। ओके, यस अब्रोज, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अब तो चलो, ओवरऑल डोमेन को लेके भी अगर कोई क्वेरीज है या कुछ भी आप पूछना चाहो, डोमेन के स्पेसिफिक पूछ लेना, ये मत पूछना आपको कितना पैसा देते हैं। ये हुआ है, अरे सैलरी पूछ रहे थे लास्ट बैच में, और उससे लास्ट बैच उससे भी अतरंगी था। अरे आपका ब्रेकअप कब हुआ? बोला मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे अब पुरानी बातें क्यों निकालना, है ना? यस, इधर आ जाते हैं, ये थोड़ा आसान होगा।
अच्छा, क्या आप जानना चाहोगे कि हडूप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या हो रहा है हडूप में, ये एग्जैक्टली उसने किस हिसाब से टुकड़े तोड़े, किस हिसाब से रख रहा है, ये सब जानने में इंटरेस्ट रखते हैं? यस। यस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कैसे हो पाएगा वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हडूप के ऊपर एक क्विक सेशन, एक नहीं एक्चुअली 2-3 सेशन हो जाएंगे हडूप पे, जिसमें मैं ये चीजें आपको बताऊंगा, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। उससे पहले अगर सेशन से पहले अगर, क्योंकि अभी कुछ एक एक्टिविटी में लेके आ रहा हूं, देखो ईमानदारी से बोल देता हूं, जो है हम पकड़ के चलते हैं 6 महीने में चीजें खत्म होगी, ठीक है, 6 महीने का सिलेबस है। बट दिक्कत क्या होता है, क्योंकि मैं, आप सोचते होंगे कोई पॉइंट्स में रिपीट क्यों करता हूं, मैं आपके चेहरों को देखता हूं और जो रिस्पॉन्स आता है मुझे पकड़ में आता है, नहीं ये और घुमाना पड़ेगा, ये पॉइंट थोड़ा और, तो घुमाना पड़ता है। सो जब ये रिपीट होता है चीज, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। सो आई ट्राई टू मेक श्योर जब मैं मेजोरिटी की तरफ देखूं, हाँ भाई समझ में आया है क्या, सब जिंदा है क्या, नहीं तो कुछ ऐसे डाउन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं लेक्चर खत्म होते होते कभी कभी। तो आई से कि भाई चलो ये पॉइंट अब रिपीट मारना पड़ेगा, ये चीज की वजह से डिले होता है। 6 महीने के अंदर अंदर सिलेबस कवर नहीं हो पाता, तो 7 महीने 8 महीने हो सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ जो मैं लेक्चर में सिखा रहा हूं उसका समरी शॉर्ट में आप लेक्चर से पहले ही पढ़ के आओ, और व्हाट इफ मैं आपको एक जगह दूं जहां से आप इसे बड़े आसानी से पढ़ सकते हो, कोई हैसल नहीं, रिलैक्स में, समरी फॉर्मेट में जो भी मैं सिखा रहा हूं। लाइक लेक्चर से पहले अगर आधा घंटा या 40 मिनट्स तक आप वक्त डाल सकते हो। करना कुछ नहीं है, आपको बस चाहिए मोबाइल और इंटरनेट, जो मेरे ख्याल से सबके पास है। आज के डेटे में कोई नोकिया के फोन लेके नहीं घूम रहा है। मोबाइल और इंटरनेट सबके पास है। 40-45 मिनट के वीडियोस हैं मैंने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए उन टॉपिक पे जो हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हडूप को जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये लेक्चर जल्दी खत्म हो हडूप के, या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग डबल गहरा हो, तो कल क्या करके आना है मैं आपको बताता हूं। और ये फंडा हम सारे सेशंस में लगाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये देख के और फिर हम काम करेंगे। इससे अंडरस्टैंडिंग डबल बनेगा और रफ्तार भी ज्यादा जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द वे, ठीक है। और ये दिख रहा है प्लेलिस्ट हडूप ट्यूटोरियल हिंदी, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेजोरिटी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है। अभी देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का जो मामला था, यहां पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में जाते हैं, ये वीडियोस मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। और अगर आपको हडूप को जानना है तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन आई गेस आखिरी में है, वो आप वॉक थ्रू करो। और हडूप कंपोनेंट्स एंड डीमंस वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर का तीसरा वीडियो, ये अगर आप देख के आते हो कल सब के सब, ये डिसिप्लिन चाहिए, ये अगर आप देख के आते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जिस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए 3 सेशन लग रहा है वो 1 सेशन में होगा। लेकिन अगर आप ये देख के नहीं आए तो मुझे 0 से ही बताना है, ठीक है। और इसमें जितना बोला है उसका और 2 लेवल नीचे उतरेंगे हम जब हम लेक्चर में बात करेंगे, डेप्थ अचीव करेंगे। तो हडूप और स्पार्क के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं कि आप पहले से देख के आओ, तो लेक्चर में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। जिनको भी पॉसिबल है, वक्त जब भी मिल जाए, प्ले और पॉज का फीचर तो रहता ही है यूट्यूब पे, ऐसे रील में घुस जाए तो घंटा 1.5 घंटा कहीं पे चला जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा कंटेंट इतना जबरदस्त है कि तुमको रील का रिप्लेसमेंट मिल जाए, बट आगे का सेशन या आगे का काम थोड़ा सुकून से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लेट्स टेक इट एज अ कंपल्सरी एक्टिविटी, ओके, ठीक है। फिर अभी के लिए आज का कार्यक्रम मुझे लगता है खत्म करते। किसी को डाउट है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी आज का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदा रहे तो मिलते हैं कल, ठीक है। 7:45 के आसपास सेशन चालू हो जाता है, ओके। 7:30 to 7:45 टाइम को आप यूटिलाइज करें। अगर लेट्स से आपका वीडियो देखना बाकी है तो इस टाइम में भी देख सकते हो,
7:30 को आ जाओ, क्योंकि कैसा रहता है, आते से ही अगर बम्बार्डिंग चालू हो जाए ना खोपड़ी पे, तो सेटल होने को टाइम लगता है। लेकिन आप आए हो, बैठे हो, सेटल हो चुके हो और फिर सेशन चालू होता है, तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनता है। ओके, तो जो शुरुआत का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है कि भाई क्या हम आए और भिड़ गए सीधा, चालू है पॉइंट पे पॉइंट, तो मैच होने को टाइम लगेगा, इनिशियल कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि 7:30 को आके 7:45 तक अगर कुछ मिस हुआ है, प्ले पॉज करते करते टुकड़ों में भी आपने देखा, तो मैंने इसे बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। टुकड़ों में भी आपने देखा कि 10 मिनट का टाइम मिला, बीच में ब्रेक में देख लिया, फिर 15 मिनट देख लिया, फिर आगे, तो भी समझ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं कल 7:30। चलो, लेट्स एंड दिस सेशन नाउ। Okay, Sonali says, hello, miss today's demo session. Can you please give me the recording? Yes, Sonali, I guess आपको मैनेजमेंट में I guess संध्या मैम है, उनसे बात करना पड़ेगा इस चीज पे, तो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, इसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके ओके। और ये रजिस्ट्रेशन का भर दो, जो फॉर्म है, ये लिंक है जो ऊपर दिया हुआ है, ऑनलाइन कैंडिडेट्स, इसको भर देना जरा। तो आगे अगर लिंक वगैरह चेंज हुआ क्लास का, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेमो चल रहा है ना। डेमो के बाद जब एक्चुअल चालू होगा तो लिंक शायद बदल जाएगा। तो ये लिंक ले लेना जो प्रोवाइड